उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। अभी चाय। जुर्म की न कोई शक्ल होती है न कोई सूरत। जुर्म कितना भयानक हो सकता है इसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अभी अभी आपने जुर्म का एक नया रूप देखा। क्या एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है? अगर नहीं तो कौन कर सकता है जिसने उस मासूम महिला के शरीर से उसकी गर्दन को काटकर अलग कर दिया और उफ तक नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा शो प्यार में सावधान के एक नई कहानी में। आइए देखते हैं। पापा और लीजिए ना पूरी। नहीं। अच्छा तो नारियल और पुदीने की चटनी बना दूं ताजी ताजी? नहीं नहीं बेटा। नहीं बहू, कितना काम करती हो। माँ, अगर मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे बहू, सारा काम करके थक जाओगे तो बाजार में शॉपिंग के लिए कब जाओगे? और शॉपिंग से पहले तुमको क्लिनिक में चेकअप के लिए जाना है, याद रखना। माँ, मैं उन्हें बुला के लेके आती हूँ, अभी तक आए ही नहीं है। हाँ। ओहो, माँ और बेटे को मेरी शॉपिंग का बहुत ख्याल है। माँ बेटा मतलब? और नहीं तो क्या, वहाँ पे कब से सास माँ मुझे शॉपिंग और क्लिनिक जाने की बात याद दिला रही है, और यहाँ तो बेटे तैयार भी हो गए। वो तो है, पर अभी मुझे स्कूल मीटिंग के लिए जाना है। टीचर्स और पेरेंट्स की अर्जेंट मीटिंग है, शॉपिंग या क्लिनिक के लिए नहीं। अरे बाबा, तुम कहो तो छोड़ दूं मीटिंग? छोड़ दो, लेकिन मीटिंग नहीं, मुझे क्लिनिक। देखो भैया, देखा उस जलीने को, ससुरे का कॉलेज है, डोनेशन और एक्स्ट्रा फीस के नाम पे बुढ़ा बड़ा कमाता है और ये बहू उड़ाती है। तो फिर क्यों ना हम इसका पर्स उड़ा दें? क्या बोलते हो? नेकी और पूछ-पूछ। चल, मौका लगा ना तो उड़ा डालेंगे। हेलो नीति बेटे। अरे चाचा जी, आप यहाँ? इधर आया था कुछ चीजें लेने के लिए। कमाल है, आप मेरे ससुराल के इतने पास आते हैं और घर नहीं आते। नहीं आ सकता बेटी, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी शादी में दहेज को लेकर मेरा तुम्हारे पति, ससुर और बारातियों के साथ पंगा हो चुका है। मैं तुम्हारी ससुराल आने के लिए बहुत असमर्थ हूँ। बेटी मुझे माफ कर देना। क्या चाचा जी, आप अभी तक उन पुरानी बातों को दिल से लगा कर बैठे हैं?
मेरे ससुराल वाले तो ये सब कब का भूल चुके हैं। देखिए, अब आप भी ये सब भूल जाइए और हाँ, एक बार मेरे ससुराल आ जाइए। अभी तो बहुत देर हो गई। अगली बार आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर। ठीक है चाचा जी, मुझे भी थोड़ी देर हो रही है, थोड़ा एक दो लोगों से मिलने जाना है, लेकिन आइएगा जरूर। ज़रूर। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा, बहू कहाँ है? तेरे साथ नहीं आई? मेरे साथ कैसे आएगी माँ? मैं तो क्लिनिक के पास उसको छोड़कर ऑफिस चला गया था ना, और वहाँ से वो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, पर दोपहर तक तो आ जाना चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने सोचा शायद तुम दोनों ने सोचा होगा कि शाम को साथ चलते हैं। अरे पापा, हम ऐसा सोचते तो आपको बताते ना। और आप लोग सवेरे से बहू घर नहीं आई है, आपने एक फ़ोन भी नहीं किया उसे, और ना मुझे। अरे हम कह रहे हैं ना कि हमने वही सोचा। खैर, तुम उसको फोन लगाओ, क्या पता वहीं से मायके ना चली गई हो। आप लोग भी ना। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे बेटा, उसके मायके फोन लगा, क्या पता वो थक गई हो और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। लगा जरा फोन दोबारा से। अरे ऐसे कैसे फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाएगी मम्मी? जी दामाद जी। हेलो पापा, नमस्ते, मैं रमेश बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नीति वहाँ आई है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मेरे ऑफिस के टाइम पे मैंने उसे क्लिनिक के पास छोड़ा था, वहाँ से वो मार्केट के लिए जाने वाली थी, पर अभी तक वापस नहीं आई है। आपको कोई कॉल किया उसने, मम्मी को या किसी को? नहीं तो, यहाँ तो फ़ोन नहीं किया उसने। फिर कहाँ गई होगी? इतनी देर तक तो वो किसी सहेली के यहाँ भी नहीं रुक सकती। हाँ बेटा, ये तो उसके स्वभाव में ही नहीं है। फिर भी मैं उसकी एक दो सहेलियों के यहाँ फ़ोन करके पता करता हूँ बेटा। जी, पता लगे तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ पता करने की। जी बेटा, जी जी जी। मम्मी, पापा, वो ना तो मायके गई है, ना ही वहाँ पे उसने कोई फ़ोन किया। अरे बेटा, मैं तो जी घबरा रहा है, पता नहीं कहीं कुछ। अरे मम्मी, आपका तो ज़रा से मैं जी घबराने लगता है। अभी टाइम ही अभी क्या बेटा, सारा दिन गुजर गया। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां पर उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं पापा, चलिए। चलो। हेलो, गौरीगंज पुलिस स्टेशन। क्या? मैं भी आता हूँ। चलो चलो, हटो हटो, रास्ता दो। आइए मैम। आप लोगों में से कोई पहचानता है इसे? इसको कैसे पहचानेगा मैडम, इसका तो सिर ही नहीं है। कभी कभी किसी इंसान के हाथ पैर पे कुछ ऐसे निशान या ऐसी बनावट होती है जिससे पहचाना जा सकता है। इसके हाथ पर नीति लिखा हुआ है। संगीता, मुझे ऐसा लगता है ये लेडी यहीं कहीं आसपास के गांव की होगी। तुम एक काम करो, यहाँ के और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में फोन करके पता करो, किसी लेडी के गुमशुदा होने की खबर तो नहीं, और अगर है तो उसके परिवार वालों को लाश की शनाख्त के लिए बुला लो। ओके मैडम। राजेश। यस मैम। एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी मैम। आइए आप लोग लाश की शनाख्त कर लीजिए। हेलो, इंस्पेक्टर गुप्ता हियर। जैन मैडम, मैं राजापुर पुलिस चौकी से पांडे बोल रहा हूँ। 4 दिन पहले रमेश नाम के युवक ने अपने बीवी गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसके बाद राजापुर पुलिस चौकी ने काफी खोजबीन की थी, मगर उसका कोई पता नहीं चला। कहीं ये वही नीति तो नहीं है? मैंने उसके घर वालों को बता दिया, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। ओके। मैडम, मैं रमेश हूँ, राजापुर गांव से आया हूँ। मुझे बताया गया है कि यहाँ। हाँ, अभी अभी राजापुर पुलिस का फोन था। आइए आप लोग लाश की शिनाख्त कर लीजिए। नीति! नीति! तुझे क्या हो गया? नीति! संभालो अपने आप को। ये क्या हो गया नीति? पापा, बेटा रमेश, अगर तुम ही ऐसा करोगे हमारी माँ को कौन संभालेगा? ना बेटा, ना बेटा, संभालो अपने आप को, संभालो। दोस्तों, इंसान की शक्ल ही उसकी पहचान होती है, लेकिन जिस इंसान का सर उसके धड़ से अलग करके उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो, क्या इसके रिश्तेदार इसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए आइए देखते हैं। श्यामलाल जी, आप राजापुर के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। इस दुख में हम आपके साथ हैं। ऐसे समय में बात करना उचित तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहू आखिरी बार कहां और किसके साथ गई? जिस दिन हमारी बहू गायब हुई, उसी दिन उसने हमें नाश्ता करवाया था और हमारे कहने पर ही शॉपिंग के लिए और हमारे बेटे के साथ क्लिनिक में चेकअप के लिए गई थी। जब बहुत देर तक वापस नहीं आई तो हमने सोचा शायद वो अपने मायके चली गई होगी। आपने ऐसा क्यों सोचा? अक्सर उसके मायके वाले उसी मार्केट में, उसी क्लिनिक में आया करते थे और कई बार देर हो जाने पर वो उनके साथ मायके चली जाया करती थी। जब काफी देर हो गई और वो नहीं आई, तब हमने बहुत खोजबीन की, बहुत तलाशा उसे, यहां तक कि उसके मायके फोन किया, ऑफिस में फोन करवाया, पर कहीं कोई पता नहीं चला। हमने उसके मोबाइल पर भी कॉल किया, वो अपना मोबाइल कभी नहीं छोड़ती थी, पर उसका मोबाइल तब से लेकर अब तक स्विच ऑफ ही बता रहा है। आप लोग एक काम करिए, उसका मोबाइल नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं उसकी लास्ट लोकेशन से ये पता करने की कोशिश करूंगी कि वो उस वक्त कहाँ होगी, या उसने किसी को फोन किया होगा, या कोई फोन उसे आया होगा, कुछ तो पता चलेगा। आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं? आप लोगों को किसी पर शक तो नहीं है? श्यामलाल जी, आप तो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, अक्सर पास फेल होने वाले बच्चे आप लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। किसी पर कोई शक? ऐसा हमें कुछ याद नहीं आ रहा। मिस्टर रमेश, आपकी बीवी का कोई दुश्मन
मायके की तरफ से या कोई और, कभी उसने कोई जिक्र किया है आपसे? उसने ऐसा तो कभी कोई जिक्र नहीं किया, तो बहुत मिलनसार थी। जिससे भी एक बार मिलती थी उसका दिल जीत कर अपना दोस्त बना लेती थी। दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि उसके मायके से मुझे सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है। शायद उसके मायके वालों को कुछ ज्यादा जानकारी हो आप लोगों से। इंस्पेक्टर साहब आप देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी नीति का मर्डर हो गया है। क्या? हमारी बेटी की हत्या हो गई? इन दहेज लोभियों ने हमारी बेटी को मार डाला। देखिए सर, हम यहाँ पर दहेज के मामले को लेकर नहीं, बल्कि नीति की हत्या के मामले को लेकर आए हैं। दहेज के कारण ही ये हत्या हुई है। देखिए, आप कुछ क्यों नहीं कहते? मैं कहता हूँ उसके सास ससुर उसके पति को अभी जेल के अंदर भेजो। उसको अंदर करो, अंदर। लेकिन बिना गवाह, बिना सबूत के ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? गिरफ्तारी के लिए एफआईआर चाहिए ना, हम चल के एफआईआर करवाते हैं और उसके सास ससुर पति को अभी के अभी जेल के अंदर भेजो। ओके। क्या बात है इंस्पेक्टर, कातिल की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तार ही करने आए हैं। गिरफ्तार कर लो दोनों बाप बेटों को। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे ससुराल वालों को यह शक है कि तुम लोगों ने मिलकर नीति की हत्या दहेज के लिए की है। दहेज के लिए? क्या बकवास कर रही हैं? सबूत है आपके पास कोई? एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी तो होगी। ऐसे कैसे गिरफ्तारी होगी? हमको दहेज के लालची नहीं है। मीना देवी जी, आप बीच में मत बोलिए वरना आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। राजेश, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। जब तक हमारी बेटी का सिर नहीं मिलता, ना हम उसकी लाश लेकर जाएंगे और ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। या तो हमारी बेटी का सिर लाइए या फिर उसके कातिल को। राधिका गुप्ता, राधिका गुप्ता, राधिका गुप्ता, राधिका गुप्ता। हेलो जी सर, जी 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 सर, जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। राजेश जी मैम, मिस्टर रमेश और उनके पापा को बाहर ले आओ। राधिका गुप्ता, राधिका गुप्ता, राधिका गुप्ता, ये मनमानी, ये मनमानी, ये मनमानी, पुलिस वाले, पुलिस वाले। मिस्टर रमेश, आप अपनी माँ को अंदर ले आइए और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो वापस चले जाएं। आप लोगों को छोड़ दिया गया है और आप लोग भी थोड़ी देर में लाश के साथ वापस घर जा रहे हैं। देखिए श्यामलाल जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी इस वर्दी की वजह से बहुत सम्मानीय व्यक्तियों के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। वो हम समझ सकते हैं, ड्यूटी इज ड्यूटी। जैसा कि अब तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि वो लाश आपकी बहू की है, तो मेरे ख्याल से आप लोग लाश को ले जा सकते हैं। उसका अंतिम संस्कार भी जरूरी है। नहीं, इन दहेज के लोभियों को हम अपनी बेटी की लाश नहीं सौंपेंगे। कैसी बातें कर रही सीमा बहन? शादी को इतने साल हो गए, क्या हमने कभी आपसे दहेज मांगा था? शादी के वक्त तो मांगा था। पूरे 4 गांव से लोग बारात में आए थे और सब लोगों के सामने आप लोगों ने शर्मिंदा किया था हमें। समधन जी, कब हमने आपकी बेइज्जती करवाई थी? वो तो आपके देवर जी हमारे बारातियों की बस लेकर चले गए और कहा कि दुल्हन जब तक विदा नहीं होगी, बारात भी विदा नहीं होगी। नेता है हमारे देवर जी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था।
वो बेवकूफ नहीं है, मेरा भाई है। तुम लोगों ने दहेज की मांग की थी, उसने इसलिए किया सब। देखिए सीमा बहन, कि अगर हमने दहेज मांगा होता तो क्या हम आपको कांटेक्ट नहीं करते? इतने वर्षों से आपकी बेटी हमारे घर में रही है, क्या हमने कभी उसको कहा है कि जा अपने मायके से दहेज लेके आ? वो सब हम कुछ नहीं जानते। आप लोगों ने मेरी बेटी से दहेज मांगा होगा और मेरी बेटी मुझसे कुछ बोल नहीं पाई, तब आप लोगों ने सोचा कि अब तो ये दहेज लेकर आने वाली नहीं, इसलिए आप तीनों ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया। समझ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे आपकी बेटी हमारी बहू नहीं, बेटी थी, बेटी। समझ गई आप? और आपको मेरी बेटी को मारते हुए शर्म नहीं आई? नहीं आई आपको शर्म? हम अपनी बेटी की लाश आपको नहीं ले जाने देंगे। और इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि इन्हें लॉकअप में बंद कीजिए। होम मिनिस्टर साहब का फोन था, उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा नहीं चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए जब तक ठोस सबूत ना मिले। तो फिर हटाइए इन लोगों को यहाँ से, बाहर निकालिए इन लोगों को। यहीं कहीं पर मेरी बेटी की आत्मा भटक रही होगी। कितना दुख हो रहा होगा उसको इन पापियों को देखकर। अगर ये बात है तो लाश आप ले जाइए, आखिर वो आपकी बेटी है। नहीं, हम उसकी लाश लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? जब तक हमारी बेटी का सिर नहीं मिलता, ना हम उसकी लाश लेकर जाएंगे और ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। या तो हमारी बेटी का सिर लाइए या फिर उसके कातिल को। और जब तक आप ऐसा नहीं करती है, हम इसी यही पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठेंगे। चलिए। सीमा देवी जी सुनिए, सीमा देवी जी। दोस्तों, इसे एक माँ की आप जिद कहिए या उसका पागलपन, आप जो भी कहिए, लेकिन बस एक बार आप एक माँ की तरह सोच कर देखिए। एक माँ जो अपने बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, उसको जन्म देती है। जन्म देने से पहले हर माँ अपने बच्चे के सुंदर शक्ल की कल्पना करती है, और जन्म देने के बाद हर माँ के लिए उसका बच्चा चांद की तरह सुंदर लगता है। क्या बीतेगी उस माँ पर जब वही चांद सी शक्ल वाला बच्चा उससे छीन लिया जाएगा? और ऐसा ही कुछ बीत रहा था सीमा देवी पर। दोस्तों, जिस सुंदर शक्ल के साथ उसे उसकी बेटी इस दुनिया में मिली, बिना उसी शक्ल के अपनी बेटी को इस दुनिया से कैसे विदा कर दे? आखिर कौन था वो हत्यारा? उसकी नीति से क्या दुश्मनी थी जो उसने इतनी घिनौनी तरीके से उसकी हत्या कर दी? इन सभी रहस्यों का पता चलेगा आपको हमारे इस कहानी के अगले भाग में। निधि! जब तक हमारी बेटी का सिर नहीं मिलता, ना हम उसकी लाश लेकर जाएंगे और ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। या तो हमारी बेटी का सिर लाइए या फिर उसके कातिल को। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी सरकटी लाश के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कितनी बुरी तरीके से नीति की हत्या कर दी गई। उसके सर को उसके धड़ से काटकर अलग कर दिया गया। दोस्तों, नीति की मां ये जिद पकड़कर बैठ गई थी कि पुलिस या तो नीति का सर ला कर दे या नीति का हत्यारा। ये जिद पुलिस की परेशानी बन चुकी थी। अगर उसके पास एक भी सबूत होता तो वो मुजरिम को क्यों छोड़ती? एक तरफ नीति की मां की ये जिद और दूसरी तरफ पुलिस की ये परेशानी हमारे इस केस को कहां तक लेके जाएगी? आइए देखते हैं। आप थोड़ा धीरज रखिए और शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ही की तरह मैं भी एक माँ हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं आपका दर्द औरों से ज्यादा समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो अपनी बेटी का दर्द समझिए। देखिए, जिस फूल से बच्ची को आपने इतना प्यार दिया, दुलार दिया, इतना बड़ा किया, आज उसका शरीर किस हालत में पड़ा है और वो पुकार पुकार कर कह रहा है कि माँ मुझे मुक्ति दो। देखिए, मेरी बात मानिए तो आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं आपकी तरह ही एक माँ अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ,
कि आपकी बेटी का कातिल पाताल में भी होगा तो उसे ढूंढ निकालूंगी, और बहुत जल्द। पर प्लीज आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, आप उसे दे दीजिए, मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगी। चलिए। हेलो हेलो, कौन है आप? अब आपको मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपको नीति के मायके वालों ने भी नहीं बताई होगी। जिस दिन नीति शॉपिंग पर गई थी, हत्या से पहले उसके अवैधराज चाचा उसे मिले थे, और चाचा को नीति के ससुराल वालों से इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने दहेज को लेकर उससे झगड़ा किया था। क्योंकि उस दिन अवैधराज के मिलने के थोड़ी देर बाद ही नीति की हत्या हो गई थी। हाँ लेकिन हेलो 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 हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। राजेश। जी मैम। इंफॉर्मेशन सही लग रही है, चलो नीति के मिनिस्टर चाचा के भी दर्शन करके आते हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा? अरे कुर्ता पजामा देख रही है ना, आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, नहीं तो आप ऐसी बात नहीं करती मुझसे। शायद आपको भी कानून की ताकत का अंदाजा नहीं, वरना आप भी ऐसी बातें नहीं करते। आप तो राजनीति के एक मामूली से कार्यकर्ता हैं। कानून तो बड़े बड़े राजनेताओं को उठाकर अंदर कर देता है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या आप बता सकते हैं कि नीति की शादी में पूरे बाराती ही नहीं बल्कि लड़का पक्ष के सारे लोग आपके खिलाफ थे, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके सास ससुर दहेज मांग रहे थे और मैं दहेज के खिलाफ था, इसलिए सारे नाराज हो गए। और सुना है कि उस दिन आपको सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ी, और किसी के सामने झुकना आपको बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन से आप नीति के ससुराल वालों को परेशान करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, और वो रास्ता उस दिन आपको मिला जिस दिन नीति अकेले क्लिनिक चेकअप के लिए गई, जिस दिन उसका मर्डर हुआ। उस दिन वो सिर्फ आपसे मिली थी। अब आप ये मत कहिएगा कि वो आपसे मिली ही नहीं, इसका सबूत मैं दे सकती हूँ। हाँ, उस दिन मुझे वो क्लिनिक में दिखी थी। जब मैं उससे मिलने के लिए बढ़ा तो एक लड़का आकर उसके पास खड़ा हो गया और उससे बात करने लगा। कौन था वो लड़का? शक्ल तो नहीं देख पाया क्योंकि वो नीति के सामने खड़ा था और नीति उसके सामने। वो पीछे से दिखाई नहीं दिया कौन था, बात करके चला गया। वो लड़का आपकी बच्ची से इतनी देर तक बात करता रहा और आप उसे पहचान भी नहीं पाए? कैसे पहचानता? इंसान की पहचान उसकी शक्ल से होती है। पीछे से इंसान को तभी पहचाना जा सकता है जब उससे कई बार मिला हूं। कौन था वो लड़का? नीति से मिलने क्यों आया था? कैसे पता चलेगा? वही तो, नीति जिंदा होती तो आप उसी से पूछ लेती। नीति नहीं है तो क्या हुआ? सीसीटीवी कैमरा तो है। सीसीटीवी कैमरा? राजेश चलो। हेलो, ये देखिए मैम, इसमें 2 टपोरी नीति पर नजर रखे हुए हैं और उनका पीछा भी कर रहे हैं। ये तो रुपए गिनने का इशारा कर रहे हैं। वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं शॉपिंग के लिए नीति पैसे लेकर निकली हो, उन लोगों ने देखा हो, मारकर फेंक दिया और पैसे ले लिए हो मैम। ये भी हो सकता है। कौन है ये लोग, पता लगाओ। इसी नुक्कड़ के छठे हुए टपोरी हैं। पकड़ लाओ इन्हें। बहुत उंगलियां चला रहे थे, हम भी थोड़ा हाथ पैर चला लेते हैं। यस मैम। मैं मार क्यों रही है? मैं मार क्यों रही है? सच बोल। मैं मार क्यों रही है? बोल बता। मार क्यों रही है मैडम? क्यों मार रही हूँ ये तो तुम हमें बताओगे। हमें क्या पता मैम? नीति के बारे में जानते हो? ये नीति कौन है यार? रुक जाओ, अभी बताती हूँ। ये देख, इसे पहचानते हो? हाँ, इसको पहचानते हैं।
पर सुने हैं कि इसका तो मर्डर हो गया। और ये मर्डर तुम ही लोगों ने किया है। हमने? अरे नहीं नहीं मैडम। जिस दिन वो शॉपिंग पर जा रही थी, तुम दोनों ने उस पर नजर रखी हुई थी और उसे लूटने के इरादे से उसका कत्ल कर दिया। अरे नहीं नहीं मैडम, आपकी बात सच है कि हम लोग उसको लूटने का इरादा बनाए थे, पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े एक लड़का आ गया बीच में। कौन था वो लड़का? मैडम पहचानते तो नहीं है उसको, उसकी पीठ थी हमारी तरफ तो देख नहीं पाए, और जैसे ही वो निकला हम लोग जैसे ही आगे बढ़े और वो बगल के गांव का वो छुटपुटिया नेता, क्या नाम है उसका, अवधराज मैडम, वो आ गया। फिर हम लोग अपने इरादा बदल दिए और हम लोग वहां से खिसक लिए। तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ मैडम सच कह रहे हैं। क्या उस लड़के को तुम लोग किसी भी तरीके से नहीं पहचान सकते? कैसे पहचाना मैडम, उसकी पीठ थी हमारी तरफ। और जिसको पहचानते थे वो बता ही दिया, अवधराज को पहचानते थे, कभी देखे भी नहीं है उस लड़के को, नहीं तो हम लोग तो यहाँ नुक्कड़ पे ही तो बैठे रहते हैं। ठीक है, इस वक्त तो मैं तुम दोनों को छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रहे वो लड़का या उससे मिलता जुलता कोई भी लड़का तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर करो। जी मैडम। जी जी मैडम। निकलो यहाँ से। अगर इन्होंने नीति का मर्डर नहीं किया है तो किसने किया है? अगर इन्होंने किया होता तो चाचा के लिए मुझे फोन नहीं आता। तो कौन है वो जो पुलिस को चाचा की तरफ लगाकर उसका ध्यान भटकाना चाहता है? कौन है वो? कौन हो सकता है वो? उस उम्र के कई लड़के हमारी नजर में हैं, जिसमें से नीति का पति रमेश मतलब आपका दामाद भी है। हेलो, बोलिए इंस्पेक्टर साहिबा, कैसे फोन किया आपने? सर आपकी बात बिल्कुल सच है। नीति की हत्या के दिन आपने जिस लड़के को देखा था उस लड़के को कुछ और लोगों ने भी देखा, लेकिन अफसोस आप ही की तरह उन लोगों ने भी उसे पीछे से ही देखा। लिहाजा अब तक ये पता ही नहीं चल सका है कि आखिर वो लड़का कौन था, नीति के ससुराल से था या उसके मायके से था। अरे मैडम साहिबा, आप तो बोल रही थी सीसीटीवी से पता चल जाएगा। सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई फुटेज ही नहीं मिली। क्यों? मुझे लगता है कि वो ये बात अच्छे से जानता था कि कहां पर खड़े रहने से वो सीसीटीवी कैमरे की रेंज से बच सकता है। और अगर वो ये बात अच्छे से जानता था तो इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो वो वहां का रहने वाला होगा या फिर उसका उस इलाके में रोज का आना जाना होगा। तो कौन हो सकता है वो? उस उम्र के कई लड़के हमारी नजर में हैं, जिसमें से नीति का पति रमेश मतलब आपका दामाद भी है। कहीं वो लड़का रमेश ही तो नहीं था? अगर रमेश होता तो मैं उसे पहचान नहीं जाता। अरे वो मेरा दामाद है। वो पीछे से क्या, अंधेरे में भी उसकी आड़ से मैं उसको पहचान जाऊंगा, समझिए आप? तो फिर कौन था वो लड़का? तो ये आप पता कीजिए। और बात सुनिए, आज के बाद फोन जब कीजिएगा जब आपको बहुत जरूरी काम हो। और मैं आपके लिए जासूसी करने नहीं बैठा हूं, समझिए आप? ओह माय गॉड, मैं यहाँ वहाँ क्यों मुंह मार रही हूँ? मुझे सबसे पहले उस फोन को ट्रेस करना चाहिए जो चाचा को फंसाने के लिए आया था। उससे हमें पता चल सकता है कि वो फोन किसका था। संगीता। जी मैडम। संगीता, उस फोन का पता करो जो चाचा के बारे में आया था। उस नंबर का पता करो कि वो कहाँ से आया था और किसका था। जी मैडम। कौन हो सकता है वो लड़का? रमेश तो नहीं, क्योंकि उसकी माँ के बयान के मुताबिक वो उसे क्लिनिक तक छोड़कर उसकी मीटिंग में चला गया, और मीटिंग में जाने वाला आदमी इतने कैजुअली कपड़े में तो नहीं हो सकता। और चाचा के मुताबिक अगर वो रमेश होता तो वो उसे पहचान जाता। आखिर वो उसका दामाद है, मतलब कि कोई तो था। तो कौन था वो? मैडम जी, ये फोन तो उसी क्लिनिक से कुछ दूरी पर लगा हुआ पब्लिक बूथ से आया था। दोस्तों, हत्यारे ने कॉल भी किया तो पब्लिक बूथ से किया, जहां से दिन भर में न जाने कितने लोग कॉल करते हैं, ताकि पुलिस उस तक पहुंच न सके। और उसने अपने आप को सीसीटीवी की नजरों से भी पूरी तरह से बचा कर रखा। अब
पुलिस के सामने ढेरों परेशानियां हैं, कई सवाल हैं, वो उसके जवाब दे भी तो कैसे दे। लेकिन पुलिस को कुछ तो करना होगा, क्योंकि यही मौका होता है उसकी कर्तव्य परायणता सिद्ध करने का। संगीता। यस मैडम। उस पब्लिक टेलीफोन बूथ की लिस्ट निकलवाओ। ओके मैडम। यस, ये एक नंबर है जिससे नीति की हत्या वाले दिन, हत्या से थोड़ी देर पहले 3 से 4 बार फोन किया गया था। लगता है गुत्थी कुछ सुलझने वाली है। ये किसी बबलू का नंबर है। तुम टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करके इसका एड्रेस पता करो। किधर भाग रहा है? रुक रुक यहीं रुक। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। क्या बात है? हमें देखते ही तुम भाग रहे हो? तुम्हें तो पूछना चाहिए था कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ? नहीं पूछा, इसका मतलब हमें यही होना चाहिए था। मैडम मैं अचानक पुलिस को देखकर घबरा गया था मैडम। ओह, घबरा गया था? तो चल अब बिना घबराए बता, नीति को जानता है तू? जी हाँ जानता हूँ, वो मेरी भाभी। भाभी? वो कैसे? मैडम मैं रमेश भैया की बुआ का लड़का हूँ। ओह, बुआ का लड़का? तो फिर तूने नीति की हत्या क्यों की? मैडम मैंने उनकी हत्या नहीं की है। देखो बबलू, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। कोऑपरेट करो हमारा। अब तुम ये बताओ कि तुम नीति से क्लिनिक में मिले थे? हाँ मैडम मैं मिला था उनसे। क्यों? उसकी हत्या करने? नहीं मैडम, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। मैंने तो बस नीति भाभी को डराने के लिए उन्हें वहां से ले जाकर एक क्लिनिक से थोड़ी दूरी पर एक कोठरी में उन्हें बंद कर दिया था, बस। अभी जाए। ऐसा करने के लिए तुम्हें उसके पति ने कहा था? नहीं मैडम, रमेश भैया मुझसे ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम उसकी बुआ के लड़के हो और भाई ही भाई के काम आता है। नहीं मैडम, मुझे तो किसी ने फोन पर कहा था कि उन्हें किसी भी तरह वहां से ले जाकर एक कोठरी में बंद कर देना है, और उसके लिए उन्होंने 5000 रुपए भी भेजे थे। तो मैंने उनको उठाकर एक कोठरी में बंद कर दिया और फिर उनकी हत्या हो गई। और जब मुझे ये पता चला तो मैं डर गया मैडम। और ये बात मैंने रमेश भैया से भी बोली कि कहीं वो मुझे परेशान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद ही नीति भाभी को ढूंढ रहे हैं। और तभी मैडम मैंने चुप्पी साध ली ताकि कहीं मैं फंस न जाऊं। तुम सच बोल रहे हो? यही सच है मैडम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो सोचने वाली बात यह है कि तुम्हें बार बार हर 6 मिनट में एक ही नंबर से फोन आया। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी तुम्हें फोन कर रहा था वो टेलीफोन बूथ के आसपास ही होगा। और हो ना हो, चाचा को फंसाने के लिए जो फोन आया था वो भी उसी ने किया होगा। देखो बबलू, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो नीति के कत्ल के जुर्म में फंसाकर हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। इसलिए मुझसे बिल्कुल सच बोलना। मैडम मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है। मैडम जी, मैंने तो आपको फोन पे बताया था, यहाँ दिन भर में कितने ही लोग फोन करने के लिए आते हैं। कैसे याद रहेगा कि फला दिन फला टाइम किसने फोन किया था? हर 2-4 मिनट में लोग आते हैं। हर 2-4 मिनट में अलग अलग लोग आकर फोन करते हैं ना? हाँ। लेकिन हर 2-4 मिनट में एक ही आदमी बार बार आकर फोन करेगा तो क्या याद नहीं रहेगा? हाँ, तब याद रहेगा शायद। तो फिर ठीक से याद करके बताओ कि 12 नवंबर को 11 से 11:30 के बीच में किसने यहाँ से बार बार फोन किया है? 12 नवंबर 12 नवंबर, हाँ याद आया। उस दिन वो धर्मवीर है ना, सभी पुलिस वाले भी जानते हैं उसे, आप भी जानती होंगी। उस दिन वही बार बार आके फोन कर रहा था। अरे ये क्या मजाक है? कोई नहीं मिलता तो मुझे यहाँ पे उठा के ले आते हैं। कोई मिलेगा भी कैसे? खून तो तूने किया है। सच सच बता, तूने नीति का खून क्यों किया? वरना हम भी तेरा उसी तरीके से खून कर देंगे, गर्दन अलग। अरे मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने नीति को नहीं मारा। अरे मैडम कैसे बताऊं, मैंने नीति को नहीं मारा है। अरे मैं सच कह रहा हूं, मैंने नीति को नहीं मारा है। नहीं मारा? अरे मैडम
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नीति को नहीं मारा मैडम, मैंने नहीं मारा। अरे बोल चुका, मैंने नहीं मारा मैडम। मैंने नहीं मारा बता, नीति को तूने क्यों मारा? बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने बबलू को नीति को फसला करके लाने के लिए उसे 5,000 रुपए दिए थे मैम। तूने बबलू को ही क्यों चुना? मुझे पता था उसे पैसों की जरूरत है, और बबलू रमेश की बुआ का बेटा है। बबलू के कहने पर नीति उसके साथ कॉफी पीने कहीं भी चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ। बबलू के साथ नीति गई, बबलू ने उसे नशे की दवा पिला करके वहां पे बेहोश कर दिया। फिर बबलू वहां से चला गया, और मैंने नीति की हत्या कर दी। उसकी लाश पहचान में ना आए, इसलिए मैंने उसकी गर्दन काट दी। क्यों की उसकी हत्या? कोई पुरानी दुश्मनी या उसके चाचा ने कहा था? चाचा ने नहीं, उसके पति रमेश ने। क्या? हाँ, रमेश ने मुझे नीति को मारने के लिए सुपारी दी थी। मुझे माफ कर दो मैडम। अर्चना के बार बार नाराज होने और जिद करने पर मैंने धर्मवीर और उसके साथियों को नीति को मारने की सुपारी दे दी। मिस्टर रमेश, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या करें इंस्पेक्टर साहब? इन्होंने अपनी बीवी नीति का खून करवाया है। अब आप सच बताएंगे रमेश जी? बात घटना से करीब 2 साल पहले की है। मेरे स्कूल में उत्तर प्रदेश के ही सीधामऊ गांव की अर्चना नाम की एक नई टीचर आई थी। मैं अचानक से उसकी ओर आकर्षित हो गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे और मुझसे शादी करोगे, तो अब दो ना तलाक। तलाक तो मैं उसे अभी दे दूं, पर क्या करूं? उसने मेरे माँ बाप का दिल कुछ इस कदर जीत रखा है कि कुछ तो करो ना, कुछ तो करो। या फिर मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी क्या? ना ना, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर हमारे प्यार के सपनों को पूरा करो रमेश, पूरा करो, और वो भी किसी भी कीमत में। किसी भी कीमत में? तब तो बस एक ही रास्ता है, और अर्चना के बार बार नाराज होने और जिद करने पर मैंने धर्मवीर और उसके साथियों को नीति को मारने की सुपारी दे दी। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को मार डाला। तू मेरा बेटा नहीं है, वाहन है, मैं तुझे मार डाल। छोड़िए छोड़िए इसे। छोड़ूंगी तुझे। कानून इसकी सजा देगा। चलो। मेरा बेटा नहीं है, वाहन है, इसने मेरी बहू को मार डाला।